हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम ज्योग्राफी का मानचित्र से रिलेटेड हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मानचित्र देखते हैं कि क्या है मानचित्र, किस प्रकार के होते हैं और किन किन चीज़ों के बारे में वो हमें बताते हैं। तो हम देश तथा दुनिया में स्थित सड़कों, रेल, कस्बों, समुद्री द्वीपों आदि की जानकारी मानचित्र या ग्लोब के माध्यम से करते हैं। तो ग्लोब के माध्यम से तो हम कुछ ही चीज़ें पता कर सकते हैं, लेकिन एक मानचित्र ऐसा होता है जिसके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें यानी डिटेल से डिटेल हम वहाँ पर हम जा सकते हैं। तो अगर हमें डिटेल में समझना है तो हमें मानचित्र देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आगे देखते हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए पूरी पृथ्वी पर एक साथ नहीं देखा जा सकता, इसलिए इसके लिए हम पृथ्वी की मिलती जुलती आकृति का ग्लोब बनाते हैं। तो मिलती जुलती आकृति वाला चीज़ क्या है? ग्लोब है। ग्लोब पर विश्व के सभी महाद्वीप, महासागर दिखाई जाते हैं जो हमें एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। तो ग्लोब हमें बताता है कि किस प्रकार से महाद्वीप है और महासागर हैं, इसलिए ग्लोब हम विश्व का मानचित्र तैयार करते हैं। तो ग्लोब पर हम विश्व का मानचित्र तैयार कर सकते हैं जिस पर हम पूरी दुनिया का एक साथ देख सकते हैं। तो मानचित्र सामान्य रूप से पृथ्वी या उसके किसी एक भाग का चपटी सतह यानी समतल पर समान अनुपात में प्रदर्शन मानचित्र कहलाता है। आगे देखते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या किसी एक भाग का पैमाने की सहायता से समतल पर खींचा गया एक चित्र होता है। तो मानचित्र क्या है? एक है, मान लीजिए ये एक भाग है, तो इतने भाग में कितनी नदियां हैं, कौन कौन से खेत हैं, कितने घर हैं, तो वो सब चीज़ें क्या है मानचित्र में हमको देखने में मिल जाता है। इसे गोलाकार ग्लोब की सहायता से कागज पर बनाया जाता है। अब ये कैसे उपयोग है? तो मानचित्र आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। मतलब अगर हमें किसी विशेष, अब तो मोबाइल चल गए हैं, तो रास्ता देखने के लिए हम क्या है मोबाइल का इस्तेमाल कर लेते हैं और पता कर लेते हैं कि यहाँ से रास्ता जा रहा है। लेकिन आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले ये चीज़ें नहीं थी, तो हम मानचित्र का ही सहारा लेते थे कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें और सड़कें और रेलवे का जो ट्रैक है वो जाता है। तो हम इनको मानचित्र को कैसे रखते थे? हम हमेशा या तो बुक के रूप में रखते थे या हम किसी कागज़ पे ड्रॉ करके हम जेब में भी रख सकते हैं। मतलब ले जाने और लाने के लिए ये क्या है, बहुत आसान है, कम स्पेस में क्या है आ जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत पहले की, अब तो क्या मोबाइल में ही सारी चीज़ें मानचित्र, ग्लोब, 3D ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। भूमि, सड़कें, रेलें, कस्बे, गाँव को ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र में अच्छी तरह से दिखाया जाता है। तो ग्लोब में तो हम, जैसी पृथ्वी है, पृथ्वी के पूरब में कौन, पश्चिम में कौन से देश हैं, उत्तर में कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हम देख पाते हैं। लेकिन मानचित्र में हम भूमि भी देख लेते हैं, सड़कें भी देख लेते हैं, रेलें भी देख लेते हैं, कस्बे भी और गाँव भी। हम विश्व का अथवा इसके किसी एक भाग का मानचित्र तैयार कर सकते हैं और इससे जो जानकारी चाहें उसे दिखा सकते हैं। आगे देखते हैं मानचित्र के प्रकार। तो मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित है, जैसे कि भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। तो यहाँ पर 3 तरह के दिए गए हैं। भू राजस्व मानचित्र ये भी है। आगे है तो इन्हीं को समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान, महासागर आदि को दर्शाने वाले हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। वहीं राजनीतिक में कौन सी कंट्री कहाँ पर है, उसके कितने स्टेट हैं, ये सारी की सारी क्या है राजनीतिक मानचित्र में हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही उसमें नगरों, जो इम्पोर्टेंट नगर हैं वो भी, गांव भी दिखाई देते हैं, कस्बे भी दिखाई देते हैं, साथ ही उनकी स्टेट की राजधानियां भी दिखाई देती हैं। तो ये क्या है, पूरी सीमा, राजनीतिक सीमाएं भी दिखती हैं। तो ये राजनीतिक मानचित्र है। थीमेटिक मानचित्र, तो कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र। तो सड़क मानचित्र
में क्या है कि कौन सी सड़क किधर गई है ये बताता है थीमेटिक मानचित्र। वहीं पहले आज से 15 साल पहले लोग ट्रेन में सफ़र करने से पहले एक बुकलेट खरीदते थे कि कौन सी ट्रेन कहाँ पर है और वो किस एरिया में जाती है। तो एक थीमेटिकल मानचित्र के माध्यम से ही पता चलता था। वर्षा मानचित्र की कौन से एरिया में कितनी वर्षा होती है, कौन से एरिया में कम होती है। वन, उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र होते हैं जिनको हम थीमेटिकल मानचित्र मतलब किसी एक पर्टिकुलर एक चीज़ को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र थीमेटिक मानचित्र होते हैं। आगे है भूराजस्व मानचित्र। अब भूराजस्व मानचित्र क्या है? इन मानचित्र में भूमि का बंटवारा, संचित क्षेत्र, सिंचित से क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के भू उपयोग, कार्यालय, विद्यालय, अधिवासों और औद्योगिक क्षेत्रों को दिखाया जाता है। वहीं गांव, कस्बा, जिला, राज्य और देश को भी मानचित्र में दर्शाया जाता है। गांव कस्बे का मानचित्र गांव के कुछ व्यक्तियों के पास ही होता है। अगर आप अपने गांव का मानचित्र अपने पास रखना चाहते हैं तो जिले के बंदोबस्त अधिकारी के पास एक प्रार्थना पत्र एवं मानचित्र बनाने की फीस जमा करके उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अपने ज़िले के भी मानचित्र ले सकते हैं, साथ ही गांव का भी हम मानचित्र ले सकते हैं। इसके लिए प्रोसेस है कि ज़िले के बंदोबस्त अधिकारी के पास जाना है, वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखना है और जो भी उसकी फ़ीस है वो अगर हम पे कर देते हैं तो हमें मानचित्र वहाँ का मिल जाता है। आगे है जब बहुत सारे मानचित्रों का एक साथ संग्रह पुस्तक रूप में किया जाता है तो उसको एटलस कहते हैं। तो स्कूल में एटलस जो है वो देखने को मिलता है। ज्योग्राफी वालों के पास एटलस होता है। एटलस में मतलब इसी तरह के मानचित्र, चाहे वो पॉलिटिकल हो, थीमेटिकल हो या फिर भौगोलिक हो या फिर किसी भी पर्टिकुलर एक चीज़ को प्रदर्शित करने वाले, अगर एक जगह रख कर एक बुक बना देते हैं तो उसको एटलस कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मानचित्रों में कौन कौन से घटक होते हैं? इसकी जानकारी मानचित्र को समझाने के लिए आवश्यक होती है। तो यहाँ पर एक तो दिशा होती है। सबसे पहले हमें मानचित्र की पूरब में, उत्तर में, दक्षिण में ये हमें आसानी से मिल जाता है। दूरी, डिस्टेंस पता होती है और प्रतीक। तो इन्हीं के बारे में हम देखते हैं कि दिशाएं क्या है। तो बहुत पहले लोग लंबी यात्राएं करते थे तो पैदल, घोड़े, ऊँटों, बैलगाड़ी आदि के सहारे तय करते थे। समुद्री नाविकों नावों और जलयानों पर बैठकर सागर पार किया करते थे। लंबे चौड़े रेगिस्तानों, घने जंगलों या समुद्र के बीच वे अक्सर रास्ता भटक जाते थे। तब दिशा जानने के लिए सूर्य की मदद लेते थे। उसे उगता देखकर पूर्व और अस्त होता हुआ देख पश्चिम दिशा लगा देते थे। वहीं अगर हम रात में कहीं रास्ता भटक जाएं तो फिर हम ध्रुव तारे से हम पता कर लेते हैं कि ध्रुव तारा जो उत्तर दिशा में होता है उसके अपोजिट दक्षिण होगा और फिर पूरब पश्चिम, इस तरह से लगाते हैं। आगे यही बात कही गई है कि लोग ध्रुव तारे के दिशाएं मालूम करते थे। यह तारा हमेशा आकाश में उत्तर दिशा में ही रहता है। तो इसको पता करने के लिए एक दिशा सूचक यंत्र भी होता था जो हमेशा उत्तर दिशा को बतलाता था। तो यहाँ पर क्या है? दिशा सूचक यंत्र है। दक्षिणी गोलार्ध के लोग भी आसमान में चमकते तारों के दिशाओं का अनुमान लगाते थे। आजकल हम लोग दिशा सूचक यंत्र की सहायता से दिशाओं की जानकारी करते थे। दिशा सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण में रुकती है। आगे देखते हैं। मानचित्र में तीर यानी एरो द्वारा दर्शाई गई दिशाएं दर्शाई जाती हैं। मानचित्रों के ऊपर की ओर उत्तर दिशा और नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है। दाएं हाथ की ओर पूरब और बाएं हाथ की ओर पश्चिम दिशा होती है। इन चारों आधारभूत दिशाओं के ज्ञात होने से मध्यवर्ती दिशाएं उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब और दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम दिशाएं आसानी से जानी जा सकती हैं। तो यहाँ पर एरो दिखाया गया है और ये मानचित्र में भी रहता है, तो जिससे हमें पता चलता था कि किस साइड पूरब है, किस साइड पश्चिम है और किस साइड उत्तर है और किस साइड दक्षिण है। आगे है दूरी। तो मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या इसके किसी एक भाग का छोटा सा कागज
के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है, अथवा यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि स्थानों के बीच की दूरी का अनुपात वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को प्रदर्शित करती हो। इसके लिए एक पैमाना या मापक चुना जाता है। अब यहाँ पर स्केल क्या है, यानी पैमाना या मापक तो पैमाना स्थल की वास्तविक दूरी अथवा और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात होता है। और समझते हैं यहाँ पर, यदि आपके घर और विद्यालय के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया है, इसका अर्थ ये हुआ कि मानचित्र 1 सेंटीमीटर भूमि से 5 किलोमीटर को बता रहा है। अब आपके रेखा चित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर होगा। तो कुछ इसी तरह का पैमाना जो है मानचित्र में लिखित होता है और उसको हम पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी को पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पर इस मापक का अभ्यास करना है। मान लीजिए मानचित्र का मापा 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर है। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर है। यदि मानचित्र 2 स्थानों का और खाक के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो बताइए इन दोनों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। तो 1 सेंटीमीटर हमने पैमाना डिसाइड किया था, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, तो 5 सेंटीमीटर तो 500 किलोमीटर का और खा दोनों स्थानों के बीच की दूरी 500 किलोमीटर होगी। आप अपने विद्यालय में उपलब्ध किसी मानचित्र का मापक या पैमाना पढ़िए, फिर इसमें कोई 2 स्थान चुन लीजिए, इसके बीच की दूरी को स्केल से नापिए और वास्तविक दूरी का पता कीजिए। अगला है मानचित्रों में संकेत या प्रतीकों का प्रयोग क्या है। तो हम मानचित्र के में किसी निश्चित वस्तु को हूबहू रूप से हमेशा नहीं दर्शा सकते, जैसे भवन, बांध, वृक्ष, नदियाँ, घाटी, पठार आदि। इसलिए हम इनको मानचित्र में दर्शाने के लिए संकेतों, अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल से मानचित्र को आसानी से समझा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप किसी विशेष क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं और आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तो आप इन्हें चिन्हों की सहायता से मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों में एक विश्वव्यापी भाषा ही होती है जिससे आसानी से पढ़ा जा सकता है। इन प्रतीकों के उपयोग के लिए संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ चिन्ह कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ चिन्ह नीचे दिए गए चित्र में दर्शाए गए हैं। जिस प्रकार से जलाशय के में नीले रंग, जब पानी का रंग क्या है, नीला होता है, तो कोई भी पानी दिखाना है, तालाब दिखाना है, नदियाँ, तो नीला रंग ही दिखाते हैं। आप कोई भी मानचित्र उठा के देख सकते हैं। पर्वत को भूरे रंग, जैसे पेंटिंग बनाते थे, पर्वत में हम ब्राउन कलर भरते थे, तो मानचित्र वाले भी ब्राउन कलर से ही पर्वत को प्रदर्शित करते हैं। पठार के पीले रंग और मैदानों के हरे रंग, तो हरे रंग भी होते हैं, घास वगैरह होती है तो वहाँ पर हरा रंग ही सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो मानचित्र में भी यही चीज़ें हैं। कुछ यहाँ पर सिंबल हैं, तो आप इसको, जैसे ट्रेन वाला है तो ट्रेन का ट्रैक बनाने के लिए कुछ इस तरह से, सड़कों के लिए कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कच्ची सड़कें, ये पक्की सड़कें हैं और ये कच्ची सड़कें हैं, अंतर्राष्ट्रीय हैं और ये राज्य हैं और ये ज़िले हैं। वही नदी है, नदी को इस तरह से दिखाएंगे और कुएं को गोल होता है कुआं तो कुछ इस तरह से, तालाब को कुछ टेढ़ा मेढ़ा आकृति का होता है तो इसको तालाब, कुछ नहर यहाँ पर और कुछ पुल भी इस तरह से दिखाई देते हैं। वहीं मंदिर इस तरह से, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ, पोस्ट ऑफ टेलीग्राफ ऑफिस को पीटीओ और पुलिस स्टेशन को पीएस से प्रदर्शित करते हैं। बस्ती या कब्रिस्तान को कुछ इस तरह से, पेड़ और घास को कुछ इस तरह से।
आगे देखते हैं प्लान क्या है, यानी कि खाका या योजना क्या है। तो कभी कभी छोटे स्थान को विस्तार से दर्शाने की आवश्यकता होती है, इसके लिए एक योजना बनानी पड़ती है। एक योजना किसी भवन या कमरे अथवा किसी छोटे क्षेत्र का खींचा हुआ वह स्वरूप होता है, जैसे किसी घर, कक्षा या बाजार का खाका। इस प्रकार एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई। अब रूपरेखा बनाना, स्केच बनाना। यदि कोई मानचित्र पैमाना मान कर बनाया गया है तो हमें उसे निश्चित जानकारी प्राप्त होती है। यदि हम किसी स्थान या मकान की स्थिति के विषय में जल्दी जानकारी देना चाहते हैं तो उसके लिए बिना माप के एक आरेख क्या है खींच लेते हैं, स्केच बना लेते हैं। आइए ऐसी ही एक रूपरेखा दिए गए निर्देशों के आधार पर बनाते हैं, जिसमें उत्तर दिशा कागज में ऊपर की ओर हो। तो यहाँ पर कुछ ड्रॉ किया गया है। अब क्या ड्रॉ किया गया है? मोहन ने श्याम को अपने घर जन्मदिन पर आमंत्रित किया। इससे पहले मोहन के घर श्याम नहीं गया था। मोहन ने कहा, विद्यालय के उत्तरी गेट से बाहर आने के बाद दाहिनी ओर मुड़कर सड़क पर आओ, फिर बाएं मुड़कर दूर चलोगे तो एक मंदिर मिलेगा। मंदिर के आगे बढ़ते जाओगे तो थोड़ी दूरी पर मकान की कतार मिलेगी। यहीं पर एक चौराहा मिलेगा, वहां से तुम बाएं मुड़कर आगे आओगे तो एक बाजार मिलेगा। मेरा घर बाजार के दूसरे छोर पर है। तो ये जो है, जो हम मौखिक मानचित्र बता रहे हैं वो भी क्या है, अगर हम मौखिक रूप से यही बात निर्देशन अपने मित्र को बताएंगे तो मोड़ आदि की भूल कर सकता है। अगर हम रूपरेखा मानचित्र खींचकर समझा देंगे तो पहुंचने में सुविधा रहेगी। तो यहाँ पर उसने क्या है, आरेख बनाया और जो उसका मित्र है वो क्या है, पहुंच जाता है। तो विद्यालय से बताता है, विद्यालय के इधर मुड़ना है, दाएं मुड़ना है, फिर मंदिर आएगा, मंदिर के बाद फिर चौराहा आएगा, चौराहे के हमें किस तरफ मुड़ना है, लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो बाजार पड़ेगा और फिर लास्ट में मोहन का घर। कुछ इस तरह से आगे देखते हैं मानचित्र का अध्ययन कैसे करें। एक रूपरेखा मानचित्र में सही दूरी होना आवश्यक नहीं है। दिशाएं और दूसरे विवरण भी अस्पष्ट होते हैं, किंतु कभी कभी हमें यही स्थिति को जानकारी करनी पड़ती है। दिशा सूचक तीर मानचित्र के बाएं हाशिए पर बना होता है, इसे उत्तर रेखा कहते हैं। इस रेखा द्वारा हमें मानचित्र की दिशाओं का ज्ञान होता है। मानचित्र में सबसे ऊपर माप हेतु पैमाना रेखा दिया रहता है। यह दो स्थानों के बीच की दूरी की माप की सहायता करता है। हमें मानचित्र में दो स्थानों के बीच की दूरी नापनी होती है, फिर हम पैमाने द्वारा वास्तविक दूरी ज्ञात करते हैं। मानचित्र में संकेतों यानी प्रतीक के माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाता है। इन संकेतों की समझ के लिए मानचित्र अध्ययन आवश्यक होता है। आगे देखते हैं रिमोट सेंसिंग क्या है। तो एक ज्योग्राफी में रिमोट सेंसिंग, इसके डिप्लोमा होते हैं। आगे आप देखेंगे रिमोट सेंसिंग। तो यहाँ पर एक संक्षिप्त में बताया गया है कि आखिर ये रिमोट सेंसिंग है क्या। तो किसी दूरी या स्थान, वस्तु, घटना तथा धरातल के बारे में बिना वहाँ गए, मान लीजिए हम लद्दाख कभी नहीं गए लेकिन हमको उसकी सूचना करनी है, तो सूचना अथवा जानकारी प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। आधुनिक वैज्ञानिक संदर्भ में इसका तात्पर्य आकाश में स्थित किसी उपग्रह, वायुयान या गुब्बारे से किसी स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल की जानकारी एकत्र करना है और उसे अंकित संकेतों यानी कि डिजिटल सिग्नल द्वारा स्थान विशेष पर प्राप्त करना है। तो यही क्या हो जाएगा, रिमोट सेंसिंग। आगे है भौगोलिक सूचना प्रणाली। तो सुदूर संवेदन द्वारा अनेक भौगोलिक जानकारी यानी सूचनाएं और आंकड़े प्राप्त होते हैं। इन सभी जानकारियों को कंप्यूटर के माध्यम से एकीकृत एवं समन्वित करते हुए उनका विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार विश्लेषण के द्वारा पुनः नए निष्कर्ष एवं सूचनाएं प्राप्त करना भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS कहलाता है। अंक
अंकिक मानचित्र क्या है? तो अंकिक मानचित्र देखते हैं। कंप्यूटर की सहायता से मानचित्र का निर्माण करना अंकिक या कंप्यूटर मानचित्रण कहलाता है। आजकल मानचित्र कंप्यूटर की सहायता से ही भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS द्वारा निर्मित किए जाते हैं। GIS द्वारा सूचनाओं का संचालन, एकीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। किसी स्थान की समस्या के समाधान अथवा कोई योजना बनाने के लिए कई तरह की जानकारियों की आवश्यकता होती है। इन जानकारियों को संगठित करके मानचित्रण बनाया जाता है। इस प्रकार बने अंकित मानचित्र के आधार पर आगे की योजना बनाई जाती है। उदाहरण के लिए किसी स्थान के भूमि उपयोग जैसे कृषि, आवास, दुकान, उद्योग धंधे आदि के परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए अलग अलग समय की जानकारी आवश्यक होती है। प्रत्येक समय की जानकारी को GIS के द्वारा अलग अलग समय का मानचित्र तैयार कर विश्लेषण करते हैं। जिस प्रकार जो मानचित्र बनाता है वह दिए गए स्थानों के भूमि उपयोग में समय के साथ आए परिवर्तन को दर्शाते हैं। तो जो ये मानचित्र बनाने वाले हैं तो वो स्थान में भूमि उपयोग के समय में आए गए परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं तो यहाँ पर कुछ सही है। ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, सही है। सड़कें, रेल, कस्बों आदि के सही स्वरूप को मानचित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सही है। दिक्सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, बिल्कुल सही है। मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर, नीचे का सिरा उत्तर नहीं, ऊपर का सिरा क्या है? उत्तर का होता है। आगे पर्वत एवं पठार, भौगोलिक मानचित्र, राज्यों की सीमाएं, राजनीतिक, वर्षा का वितरण, थीमेटिक और भूमि उपयोग, भू राजस्व मानचित्र होता है। तो ये 5th लेसन है। आगे हम 6th लेसन के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मानचित्र से रिलेटेड जो भी यहाँ पर है चीज़ें वो अच्छे से समझाई गई हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।